सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 18 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है लौह पुरुष सरदार पटेल। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पाठ 18 लौह पुरुष सरदार पटेल। पाठ प्रवेश देखिए, पाठ में क्या दिया गया है। सादर पटेल यानी सरदार पटेल, जिनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, वे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, है ना। भारत देश को स्वतंत्र कराने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के खेड़ा जिले के करमसद गांव में हुआ था। बाद में इन्हें लौह पुरुष के नाम दिया गया, है ना। बाद में इन्हें लौह पुरुष का नाम दिया गया। इस पाठ में इनके जीवन का वर्णन किया गया है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के करमसद गांव में श्री झवेर भाई के घर हुआ था। झवेर भाई साधारण किसान होते हुए भी बहुत बड़े देशभक्त, वीर तथा साहसी व्यक्ति थे, है ना। इनके पिता का नाम था। सरदार वल्लभ भाई की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने नादियाड़ और बड़ौदा से उत्तीर्ण की, है ना। शुरू की जो प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी 5वीं तक की, है ना, वो वहां गांव में की। फिर आगे की परीक्षा ये कहाँ देने गए? नादियाड़ और बड़ौदा से उत्तीर्ण, ठीक है, हाई स्कूल की परीक्षा। वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के होनहार स्वाभिमानी पुरुष थे। वे हमारे देश के लिए एक विशाल के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहावत होनहार वीरवान के होत सीखने पात से सभी को प्रेरित किया। इनकी कहावत थी, ठीक है, क्या थी? होनहार वीरवान के होत सीखने पात से सभी को प्रेरित किया है। यदि यह कहावत कहीं सच्चे अर्थों में चरितार्थ हुई है तो सरदार पटेल पर हुई है, ठीक है। भारत के लौह पुरुष के लक्षण उनमें बचपन से ही दिखाई देते थे। वे अन्याय के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले और रोबदार व्यक्तित्व की एक मूर्ति थे। मतलब ये इतने ज्यादा निडर होनहार व्यक्ति थे कि किसी भी व्यक्ति के ये काम आते थे। हर एक के ये न्याय की बात करते थे, न्याय दिलाते थे। तो इनके होते हुए बाकी लोगों को चिंता नहीं होती थी। तो भी अपनी समस्या इनके पास लेके जाता था, वो उनकी समस्या दूर करते थे, ठीक है। 18 वर्ष की छोटी सी आयु में ही इनका विवाह हो गया। सन 1908 में गुजरात में भयंकर प्लेग के चंगुल में आकर इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद भी वे धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य में लगे रहे। वल्लभ की इच्छा थी कि वे विदेश में बैरिस्ट्री पढ़े, लेकिन उनके मार्ग में धनाभाव एक बाधा थी। धन का अभाव था, मतलब ऐसा था इनका के पास धन नहीं था आगे की पढ़ाई करने के लिए, है ना। क्या हुआ? 18 साल की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया और इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। किसके कारण? प्लेग रोग के कारण, ठीक है। वकालत से जब उन्होंने कुछ पैसा कमा लिया तो वे विदेश जाने की इच्छा पूरी करने लगे। परंतु तब इनके बड़े भाई ने स्वयं विदेश जाने की इच्छा व्यक्त की। इस कारण इन्होंने पहले अपने भाई को इंग्लैंड भेज दिया। त्याग की एक ऐसी मूर्ति कहीं अन्यत्र देखने को मिलती है। बड़े भाई जब बैरिस्ट्री पास करके वापस भारत लौटे तो वल्लभ भाई स्वयं विदेश गए और कठिन परिश्रम करके बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। वे लौटकर भारत आए और दोनों भाई वकालत से धन कमाकर वैभवशाली जीवन व्यतीत करने लगे, है ना। बैरिस्ट्री बाहर जाकर इन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे खासे वकील बने, ठीक है। दोनों भाई, पहले तो इनका मन था लेकिन इनके बड़े भाई ने इच्छा प्रकट की कि मैं भी करना चाहता हूँ। पहले इन्होंने अपने भाई को भेजा, यानी कि देखो अपना मन पहले उन्होंने मारा, पहले दूसरों की सुनी, दूसरों की इच्छा पूरी की, अपने भाई की इच्छा पूरी करी। तो इनके इस तरह से ये त्यागने में भी बहुत बड़ा वो करते थे, मतलब अपनी इच्छा को त्यागना भी कहते इनका स्वभाव था, बहुत अच्छा गुण था, ठीक है। फिर दोनों ने वकालत की बहुत अच्छा जीवन व्यतीत। गुजरात सभा के एक अधिवेशन में दोनों भाइयों की गांधी जी से भेंट हुई, ठीक है। भेंट हुई मतलब क्या हुई? एक तरह से बैठे, आपस में अच्छे से बात हुई, उनसे दोस्ती हुई। तब बापू जी का प्रभाव पर्याप्त रूप से इन दोनों भाइयों पर पड़ा। बापू यानी गांधी जी को, राष्ट्रपिता गांधी जी को बापू के नाम से पुकारते थे लोग। बापू जी से प्रभावित होकर श्री
विट्ठल भाई ने तो वकालत त्याग कर देश सेवा का व्रत ले लिया, है ना। तो दोनों भाई क्या है, किससे मिले, गांधी जी से, जिनको प्यार से लोग क्या कहते थे, बापू जी। कि उनकी भावनाओं, उनकी बातें सुनकर, उनसे प्रभावित होकर, जो देश के प्रति उन्होंने जो जो चीजें उनसे कही, जो बातचीत की, प्रभावित होकर श्री विट्ठल भाई ने वकालत त्याग कर देश की सेवा का व्रत ले लिया, है ना। ठीक है, उनके भाई ने, वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए, और वो उनके शिष्य बन गए, कौन, वल्लभ भाई पटेल, है ना। उन्होंने वकालत भी त्याग दी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि उस समय क्या था, अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर। ठीक है, हम क्या थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज हम पर क्या, हम भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे में ये दोनों वकील बन चुके थे, वो भी इंग्लैंड में जाकर। तो गांधी जी की बात सुनकर इन्होंने ये सब चीजें त्याग दी, अंग्रेजों का पद सब कुछ त्याग कर देश की सेवा में लग गए, देश को स्वतंत्र कराने में लग गए। पटेल ने समाज में व्याप्त बेगार प्रथा का अंत करवाकर और खेड़ी जिले में सरकार से किसान के लगान की माफी करवाकर जनता तथा बापू जी का हृदय जीत लिया। ठीक है, या बेगार प्रथा क्या होती थी, बिना बिना की पैसे के श्रम करवाना जबरदस्ती, और तुम यानी कि जबर किसी से काम निकलवा के उसको उसका क्या, उसकी मेहनत का पैसा ना देना, बस उन पर अत्याचार करना, बस काम करवाते रहना। तो अंग्रेज हम भारतीय पे, है ना, हम पर जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, अधिकतर किसानों पर सबसे ज्यादा जुल्म कहर ढा रहा था अंग्रेज। तो इस तरह से उनको उस वाली प्रथा से बचाकर किसने, पटेल साहब ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, किसानों से लगान लगान इतनी ज्यादा वो अधिक लगाते थे, कर इतना अधिक लगाते थे कि उनको बचता ही नहीं था। तो वो माफ कर, लगान की माफी करवा के, तो इस तरह से किसानों और गांधी जी की दिल में, हृदय में क्या बना ली, जगह बना ली। कुशल नेतृत्व, सच्चाई, ईमानदारी और कर्मशीलता जैसे गुणों से प्रभावित होकर किसान जनता इनको सरदार पटेल के नाम से पुकारने लगे। पहले तो इनका नाम पटेल था, फिर लोग क्या करने लगे, सरदार पटेल, क्योंकि इनके अंदर वो नेतृत्व वाला गुण था, जो अपने खुद के होते हुए सब चीजें क्या करते थे, बैलेंस करके रखते थे, नियंत्रण करके रखते थे, तो वो गुण इनके अंदर था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने बराबरी का हिस्सा लिया। सन 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में असहयोग आंदोलन की बागडोर संभाली। कब, 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने इसकी असहयोग आंदोलन की बागडोर संभाली। ठीक है, और ये गांधी जी का सहयोग आंदोलन था। अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय से हटा लिया। अब उनके सामने अपने बच्चों के साथ साथ अन्य बच्चों की भी शिक्षा का प्रश्न था। इसके निवारण हेतु गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1 लाख की धनराशि एकत्र करने के पश्चात उन्होंने इस विद्यापीठ को विशाल तथा भव्य रूप प्रदान किया। तो इस तरह से उस टाइम क्या था, अंग्रेजों के द्वारा स्कूल चल रहे थे, अंग्रेजों के दिए हुए। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि मतलब सरकारी स्कूल से हटा लिया गया, और फिर क्या हुआ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के लिए यह बनाया गया, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 1922 में गुजरात में भयानक बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए। उनके कष्टों के निवारण के लिए उन्होंने एक स्वयं सेवक दत्त की स्थापना की। एक साधारण स्वयं सेवक की भांति उन्होंने रात दिन कठिन परिश्रम करके पीड़ित लोगों की सेवा की। सन 1924 में, ठीक है, सन 1924 में अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कहाँ के, अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बने, कब, 1924 में। जब बाढ़ आई तो क्या उन्होंने किसकी स्थापना की, स्वयं सेवक दत्त, यानी स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठाकर लोगों की भलाई करने वाले प्रथम व्यक्ति यह बने, और इन्होंने बड़ी परिश्रम के साथ दिन रात कठिन मेहनत करी और लोगों की मदद करी। ठीक है, फिर क्या है, 1924 में नगर पालिका के अध्यक्ष यह बने। अपने 12 वर्षों के इस कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य रक्षा की योजना पर विशेष ध्यान दिया और नगर का प्रबंध सुचारू रूप से चलाया, है ना। नगर पालिका में क्या, साफ सफाई, है ना, स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान जाता है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, उस पर कई इस प्रकार की योजनाएं बनाई, और नगर पालिका के जो ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, उसके अनुसार इन्होंने सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं की। ठीक है, फिर आगे सरदार पटेल देश प्रेमी
देश प्रेमी थे और उनके दिल में दूसरों के लिए अत्यंत सहानुभूति थी। सन 1928 में बारदोली में भूमि के नए प्रबंध के कारण 30% की लगान वृद्धि से, ठीक है, 30% लगान वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। उनकी उनकी दुख गाथा सुनकर सरदार पटेल ने सरकार के विरुद्ध मोर्चे का संचालन किया। गुजरात के लिए बाहरी सहायता को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि बारदोली में जब तक एक सरदार है तब तक उसे अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं। उनके आत्मविश्वास तथा असाधारण कार्य क्षमता का यह प्रमाण है। ठीक है, यानी देखो बच्चों, लगान क्या होता था, जो किसान थे ना, किसान जब खेती, जैसे हर हर तरह का कर लगता है, टैक्स लगता है, उसी तरह से किसानों पर उनकी खेती में क्या लगता था, लगान लगता था। लगान नामक कर या टैक्स लगता था और वो बहुत अधिक उनसे वसूला जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो क्या हुआ, सारे किसान क्या हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो फिर वो क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए, फिर उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई। ठीक इस प्रकार उन्हें कई प्रकार के प्रयास किए जिससे कि उनको राहत मिले। ऐसे असाधारण कार्य उनका क्या था, उनका व्यवहार था कि लोगों की दुखों को दूर किया जाए, समस्याओं को दूर किया जाए। लोकमान्य तिलक के जन्मदिन पर मुंबई में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। इस आराध्य में सरकार द्वारा उन्हें सन 1931 में कारावास का दंड भोगना पड़ा, है ना। कारावास यानी उनको कहाँ भेज दिया गया, उनको उनको क्या स्वतंत्रता उनकी छीन ली गई, है ना। जेल भेज दिया गया, स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई, क्योंकि वो क्या हो रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज क्या थे, इतने परेशान थे, उनसे कारावास का दंड भोगना पड़ा, उनकी स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई। ठीक है, किस कारण, जुलूस में नेतृत्व के कारण। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के समय अन्य असंख्य कांग्रेसी नेताओं के साथ उन्हें भी मुक्ति मिली। फिर क्या हुआ, गांधी और इरविन गांधी जी द्वारा अंग्रेजों में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, फिर उनको बाकी कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ इनको भी मुक्ति मिली कारावास दंड से। ठीक है, शेर शेर फिर पिंजरे से बाहर आकर अपने कार्य में लग गया। उनकी योग्यता, शक्ति, देश शक्ति की तीव्र लगन तथा दृढ़ता के समानार्थ कराची कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष पद पर आसीन कर दिया गया। कांग्रेस उनकी छत्र छाया में विकसित तथा सुसंगठित होती चली गई, यानी कि उनके अंदर रहकर सभी लोग क्या हो गए, और मजबूत हो गए। कांग्रेस सरकार नाम की क्या हो गई, और ज्यादा विकसित हो गई इनके होने पर, के नेतृत्व में। ठीक है, इंग्लैंड में गोलमेज कॉन्फ्रेंस समझौता वार्ता में असफल होकर जब गांधी जी भारत लौटे तो सरकार ने फिर एक बार भारत के आत्मसम्मान को कुचलने का प्रयास किया, जो कि असफल हुआ। सभी प्रमुख नेताओं को जेल की सिकचों में बंद कर दिया गया। सरदार पटेल पीछे कैसे रह सकते थे। 2 वर्ष जेल में रहने के उपरांत अस्वस्थता के कारण सन 1934 में इन्हें जेल से छोड़ दिया, कि इनको 1934 में जेल से छोड़ दिया गया था, क्योंकि इनकी स्वास्थ्य अच्छे नहीं था, स्वास्थ्य इनका अच्छा नहीं था। ठीक है, तब 1937 में कांग्रेस को काउंसिल में प्रवेश अवसर मिला। तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के विजय होने से सरदार पटेल का सबसे अधिक हाथ था। सबसे कांग्रेस को जिताने में सबसे ज्यादा किसका हाथ था, सरदार पटेल का। ठीक है, काउंसिल में प्रवेश अवसर मिला जब 1937 में। कांग्रेस सरकार के अंतर्गत इन 8 प्रांतों के प्रबंध के लिए चली। कांग्रेस सरकार के अंतर्गत इन 8 प्रांतों के प्रबंध के लिए चली। ठीक है, संसदीय सभा की सभापति बनकर कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना और कांग्रेस सरकार के नियंत्रण का कार्य योग्यतापूर्ण निभाया। किसने, सरदार पटेल ने। सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अभियोग में कुछ दिनों के लिए वे फिर जेल यात्रा पर गए। सन 1942 में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में जब भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ, तब सरकार पटेल के सोशीले भाषणों ने उन्हें पुनः कारागार के दर्शन कराए। मतलब उन्होंने बहुत ऐसे अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसे जोशीले भाषण दिए, जो भारतीयों में क्या एक जोश सा जागा, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए और इन लोगों को अंग्रेजों को भारत से निकलने की बात चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे। ठीक है, वे 3 वर्ष तक अहमदाबाद, इस कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने दोबारा इनकी स्वतंत्रता छीन ली और इन्हें जेल भेज दी। वे 3 वर्ष तक अहमदाबाद नगर जेल में नजरबंद रहे, है ना।
अंग्रेजों के उसमें बंद रहे, इनकी आजादी छीन गई। सरदार ने जेल से मुक्त होने पर भारत छोड़ो के स्थान पर एशिया छोड़ो का नारा बुलंद किया। विदेशी सरकार स्तब्ध रह गई। मतलब क्या हो गई, एकदम से क्या हो गई, स्तब्ध रह गई, हैरान हो गई कि देखो इसको तो कितनी बार जेल भेज दिया तब भी ये नहीं डरते, हर बार ये अपनी नए मुद्दे उठा लाते हैं। तो क्या हो गया, अंग्रेजी सरकार स्तब्ध हो गई, हैरान होकर परेशान हो गई। फिर कौन सा, एशिया छोड़ो का नारा हो गया भारत छोड़ो की जगह। इससे सरकार को पूर्वाभास मिल गया कि भारत में उनके शासन का सूर्यास्ताचल की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। मतलब उनका शासन का जो सूर्य ना वो क्या है, अभी क्या है, खत्म होने वाला है, उनका राज खत्म होने वाला है, तेजी से क्या हो रहा है, उतरने वाला है। ठीक है। केंद्र में जनता की प्रथम अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी। केंद्र में है ना, प्रथम सरकार जो थी केंद्र में जनता की 2 सितंबर 1946 को बनी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद तथा गृह एवं सूचना विभाग के मंत्री का पद वल्लभ भाई पटेल को मिला। गृह और सूचना विभाग के जो वो थे, कौन बने मंत्री, वल्लभ भाई पटेल। सुव्यवस्थित शासन एवं संगठन का उदाहरण पटेल स्वयं थे, है ना। अपना शासन, उन्होंने अपना शासन बनाया, अपने अपने अनुसार अपनी व्यवस्था करी, का जो सबसे बड़ा उदाहरण यही थे, क्योंकि ये आजादी से पहले भी इन्होंने बहुत सारी चीजें करी, डरते नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को अंधकार को चीरता हुआ भारतीय स्वतंत्रता का दीप जल उठा। गृह और सूचना विभाग के मंत्री पद के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री पद का भार भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सौंपा गया। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को अंधकार को चीरता हुआ, अंधकार यानी आजादी की रोशनी ऐसी आई कि गुलामी का अंधकार खत्म हुआ, उसको चीरता हुआ भारत स्वतंत्र हुआ, दीप जल, स्वतंत्रता का दीप जल उठा। ठीक है। तो उप प्रधानमंत्री का पद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। देश विभाजन काल में सांप्रदायिक दंगों और शरणार्थियों को बसाने की समस्या के समाधान में उन्होंने जिस सूझबूझ का परिचय दिया, उसके आगे सभी नेताओं को नतमस्तक होना पड़ा। यानी फिर देश आजाद हुआ तो क्या हुआ, सभी देश में कई सारे भाग अपने अपने राज करने लगे, अपनी अपनी व्यवस्था करने लगे। ये क्या था, ये भी बड़ी समस्या थी। ठीक है। तो क्या कर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक ही मोती में पिरोना चाहा, और इनकी जो सूझबूझ का परिचय यह था कि सभी लोगों को इनकी बात माननी पड़ी, सभी नेताओं को नतमस्तक होना पड़ा, इनके आगे झुकना पड़ा, और सभी फिर देश क्या हुआ, एक मोती में पिरोया गया। अगर ये नहीं होते तो अभी क्या होता है, हमारे देश में अलग अलग राज होते रहते, अलग अलग सरकार होती, अलग अलग राजा होता। तो इनके होते हुए क्या देश एक हुआ है। ठीक है। सांप्रदायिक दंगों और शरणार्थियों को बसाने की समस्या का समाधान इन्होंने दूर किया, समाधान निकाला। ये शरणार्थी आए हुए थे, दूसरी जगह के लोग आए हुए थे और अपनी अपनी चला रहे थे, ये सारे समाधान इन्होंने निकाले और सभी नेताओं को समझाया, तो सभी नेता इनकी बात माने और फिर देश एक हो गए। ठीक है। इन्होंने अपने देश की अनेक तरह से सेवा की। उनकी एक ऐसी सेवा जिसने देश में 4 चांद लगा दिए, यह थी भारत की 600 रियासत का भारतीय संघ में विलय। यानी भारत में उस समय 600 रियासतों को एक किया, एक संघ में, रियासतों को संघ में परिवर्तित करके भारत को एक कर दिया। उन्होंने अपनी कार्य क्षमता से सभी देशों राजाओं को वशीभूत कर लिया और अपनी बात मनवा लेने की अद्भुत शक्ति से बिना किसी उपद्रव और रक्तपात के सभी रियासतों की भारतीय संघ में शामिल करके देश को संगठित कर दिया, है ना, बिना किसी लड़ाई झगड़े की खून करके, है ना, बिना किसी लड़े झगड़े एक दूसरे को मार काट के, ऐसा काम नहीं किया। इनकी बात में इतना दम था कि सभी उस समय के सभी राजा थे या नेता थे, जो भी थे, सब बात को मानने लगे बिना किसी उपद्रव के, रक्तपात के, है ना। सभी रियासतें क्या हो गई, संघ में शामिल हो गई, एक संघ में शामिल हो गई। गांधी जी और जवाहरलाल जैसे कर्मठ नेताओं ने उनकी एक नीति कुशलता और दूरदर्शिता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, है ना। बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा की कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है, कितने गुण है, कितने, गांधी जी ने, बाकी अन्य नेताओं ने। ठीक है। अपने समस्त जीवन में उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की। फिर अपने समस्त जीवन में उन्होंने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी को कोई कष्ट नहीं दिया,
तन मन धन से वे भारत माता की सेवा करते रहे। अंधस्थ परिश्रम के परिणाम स्वरूप के अस्वस्थ हो गए, है ना। फिर क्या हुआ, इतना ज्यादा उन्होंने परिश्रम किया, फिर उनकी सेहत बिगड़ने लगी, अस्वस्थ होने लगे, रोग शैया, है ना, शैया रोग पर पड़े रहने पर भी देश के कर्णधारों का मार्गदर्शन करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को मौलाना शौकत 15 दिसंबर 1950 को मौलाना शौकत अली के शब्दों में यह पंक्तियां कही गई। गर्व से ढका, किसने कही ये पंक्तियां? मौलाना शौकत अली। बर्फ ढका है ये ज्वालामुखी, अपनी समस्त ज्वालाएं समेटकर अनंत ज्योति में विलीन हो गया। तो इनकी मृत्यु हो गई थी, तब क्या मौलाना शौकत अली ने क्या बात बोली थी? बर्फ ढका है यह ज्वालामुखी, अपनी समस्त ज्वालाएं समेटकर अनंत ज्योति में विलीन हो गया। की पंक्ति इनके लिए बोली थी। उनके निधन से व्यक्ति जनता को फिर ऐसा सरदार अभी तक नहीं मिल सका, है ना। सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को एकता की मूर्ति गुजरात के सरदार सरोवर डैम के पास स्थापित की गई। सरदार जी की यह मूर्ति विश्व सागर की सबसे ऊंची मूर्ति है ना। कहाँ पर? गुजरात के सरदार सरोवर डैम के पास इनकी बहुत बड़ी स्टैचू मूर्ति बनाई गई है। कब? 31 अक्टूबर 2018 को एकता की मूर्ति। उस मूर्ति को कहते हैं एकता, क्यों? क्योंकि इन्होंने 600 रियासतों को, भारत को एक संघ में एक किया था, तो इस तरह से उस मूर्ति को एकता की मूर्ति का नाम दिया गया। तब गुजरात के सरदार सरोवर के पास, यह बांध के पास यह स्थापित की। सरदार जी की यह मूर्ति विश्व सागर की सबसे ऊंची मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो चलिए शब्द देख लीजिए। धनाभाव, धन की कमी, लगान कर सीख जो सलाखों, सलाखों ठीक, विलय मिलाना, अस्वस्थ बीमार, निधन मृत्यु, भव्य सुंदर, ज्वालत जीता जागता, सख्त हैरान, कर्मठ परिश्रमी मेहनती, विलीन होना, मिल जाना, व्यथित दुखी। तो बच्चों ये क्या है? आपके शब्द अर्थ है, इनको समझते हुए कंठस्थ करेंगे। अब आपकी बारी। पाठ का ज्ञान देखिए बच्चों। मौखिक प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे, ठीक है, पढ़कर तो बोलकर उत्तर देंगे। लिखित आजिए सही उत्तर वाले गोले को रंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। क्या कहा जाता था? लौह पुरुष। अगला देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल का विवाह कितने वर्ष में हुआ? कितने वर्ष में हुआ? 18 वर्ष में। अगला, देश सेवा का व्रत किसने लिया? किसने लिया? गांधी जी ने, विठल भाई ने, किसी ने नहीं? गांधी जी ने लिया था देश की सेवा करने का, है ना। अगला देखिए बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता का दीप कब जल उठा? कब जल उठा? 15 अगस्त 1947 को। अगला देखिए, रेखा खींचकर सन से सही मिलान कीजिए। गुजरात के भयंकर प्लेग, देखो बच्चों भयंकर प्लेग जो था 1908 में हुआ था गुजरात में। तो आप यहाँ पर दो बार एक सन समान रूप से आ रहा है, तो आप लिख लो यहाँ पर 1908। ये गलत था, तो 1908 का ऑप्शन नहीं था, तो हमने यहाँ पे लिखा। पटेल पहली बार जेल गए, कब गए पहली बार जेल? पटेल पहली बार 1931 में गए। गुजरात में भयानक बाढ़ आई, कब आई? गुजरात में भयानक बाढ़ आई 1922 में, और पटेल नगर पालिका के अध्यक्ष बने 1924 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, कब? 1942 में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये सही ऑप्शन में सही मिलान करना था, सन को मिलाना था, जो जो घटना जिस जिस। अब आ जाइए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के डैश और डैश पुरुष थे। क्या थे? होनहार और स्वाभिमान। ठीक है, अगला, वल्लभ भाई पटेल की पत्नी की मृत्यु सन डैश में हुई थी, कब हुई थी? 1908 में। पटेल जी ने समाज के व्याप्त डैश का अंत करवाया, किसका अंत करवाया? बेगार प्रथा का। ठीक है, अगला देखिए, इंग्लैंड में डैश का समझौता हुआ। समझौता हुआ इंग्लैंड में
डैश का समझौता हुआ, गोलमेज कॉन्फ्रेंस का। ठीक, फिर अगला, डैश के स्थान पर डैश का नारा बुलंद किया गया। क्या आएगा? डैश के स्थान पर डैश का नारा, यानी भारत छोड़ो के स्थान पर एशिया छोड़ो। का नारा बुलंद हुआ। अगला अभ्यास, निम्नलिखित पाठ्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने। बच्चों ये पाठ जो है, पाठ्यांश जो है, ये आपका पाठ के अनुसार है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इनका उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, लिखित रूप में। और ये देखिए, इनसे हमें इनसे बने वाक्यों का प्रयोग करके लिखना है, जिसमें ये शब्द आए, इन शब्दों से आपको वाक्य लिखने हैं, ठीक है, आपको स्वयं करना है। बाकी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को पढ़कर आप स्वयं पाठ के अनुसार इनका लिखित रूप में उत्तर देंगे। ये अभ्यास आपको जरूर करना है। आशा करते हैं पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभ्यास आप जरूर, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।